उन्नाब है, सपिस्ता है और बिहदाना है। अगर इन तीनों का काढ़ा बनाकर दिया जाए तो काढ़ा बनाने के जो दवा दी जाती है तो ये बिल्कुल यानी कहना चाहिए ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमारा जो है थ्रोट इन्फेक्शन की स्टेज में इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। कोविड-19 वायरस लंग्स के अंदर पहुंचता है तो लंग्स की पेरिकाइमा में पहुंचने के बाद में ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करता है जिसको निमोनिया कहते हैं, जिसको निमोनिया हर एक आदमी जानता है। तो ये हमारी दवाएं उस निमोनिया का प्रिवेंशन करेंगी। रिसर्च का आपको बता सकते हैं कि हमने इतने पेशेंट, हमारा सैंपल साइज ये था, हमने ये दवा दी इस स्टेटेंट और कंडीशन के हमारे कोविड-19 पेशेंट थे और उसमें इतने लोगों को आराम हुआ और वायरल कम हो गया और सारे सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स थे वो इम्प्रूव हो। हमारा खुद यूनानी हॉस्पिटल पूरा वो कोविड सेंटर बना दिया गया जो मॉडर्न केयर है, उसमें मिनिमम 10,000 रुपीज पर डे का चार्जेस हैं, 10,000। और हमें उम्मीद है हम 10,000 पर डे नहीं बल्कि 10,000 में 15 दिन का इलाज कर सकते हैं। कोरोना टाइम्स पूरी दुनिया पर जो इस वक्त काल बनकर टूट रहा है और भारत में भी इसका बहुत प्रभाव है। भारत में नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसको लेकर, इलाज को लेकर या फिर वैक्सीन को लेकर लगातार तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच यूनानी मेडिसिन किस तरीके से कोरोना को लेकर काम कर सकती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी। डॉक्टर अख्तर प्रोफेसर जामिया हमदर्द के और इसके अलावा स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अख्तर, आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर अख्तर, कोरोना टाइम्स जैसे बहुत मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, तमाम तरह के दावे हैं। इस बीच यूनानी मेडिसिन जो है वो किस तरीके से कारगर है? देखिए सुमित साहब, मैं आपके जरिए से अपने मुल्क के सारे 1 अरब 30 करोड़ इंसानों के लिए मैं ये बात, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक नई बीमारी है जो इससे पहले बीमारी नहीं थी। इसलिए इस बीमारी का ना तो अभी वो कोई वैक्सीन पैदा हुआ और ना कोई दवा है, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हमारी अप्रोच है बीमारियों के इलाज करने की है, उसकी जो है होलिस्टिक अप्रोच उसको कहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बदन के अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक ताकत होती है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं और हमारा कुव्वत मुदाफिय बदन कहते हैं, या बदन के अंदर की वो ताकत जो मर्ज से लड़ने की ताकत होती है ना। अगर ये जिन मरीजों में या जिन इंसानों में ये ताकत कम हो जाती है, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और इन्वायरमेंटल डिजीज, ये सारी चीजें असर अंदाज करके और वहां पर बीमारी का असरात पैदा कर देती हैं। लेकिन जब बॉडी इम्यूनिटी कम होती तो ये दोनों की फाइटिंग चलती है, ये फाइटिंग होती है। और तो जब ये बदन अगर ताकतवर होता है तो वो मर्ज का जो मादा है, मटेरियल है, उसको वो मेटाबोलाइज करके इनएक्टिवेट कर देता है या बेअसर कर देता है, तो उसके सिम्टम्स जाहिर नहीं हो पाते। अगर बॉडी इम्यूनिटी कम हो तो फिर कम होने की वजह से वो मर्ज जो है वो मादा बदन के अंदर जाके वो बढ़ता है और बढ़ने के बाद में फिर उसके सिम्टम्स जाहिर होने लगते हैं। तो हमारे यहाँ जो दवाएं दी जाती है उसको बॉडी इम्यूनिटी या ताकतवर दवाएं कहते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इस बीमारी का इलाज करें तो मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, अच्छा, ये तो आपने बताया कि यूनानी मेडिसिन के लिहाज से कोरोना की क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल सही ना? जी, तो अभी मौजूदा वक्त में जब कोरोना को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं पूरे मेडिकल जगत के सामने, तमाम दुनिया के सामने, बहुत तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत तरह की टेस्टिंग हो रही है और प्लाज्मा थेरेपी भी है। इस बीच यूनानी मेडिसिन कैसे कारगर होगी? जी जी, तो इसमें मैंने बताया, इसमें जो इस वक्त पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं इस कोरोना वायरस की, तो सबसे पहले ये थ्रोट में असर करता है और थ्रोट में जाके 3-4-5 दिन रहता है तो वहां पर ये ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद में जब इसका वायरल लोड ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में जज्ब होकर उसके बाद में ये लंग्स पे इफेक्ट करता है, लंग्स पे, हार्ट पे, लीवर पे, ब्रेन पे, किडनी पे, सब पे असर करता है।
तो हमारे लिए जो फोकस होगा वो 3 चीजें होंगी यूनानी का। नंबर 1, हम ऐसे मरीजों को जो ताकत बदन को और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली वो दवाएं दें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इमिटॉन एक दवा है, इमिटॉन कैप्सूल आते हैं, उसमें 6-7 दवाएं होती हैं जो बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एक बात। नंबर 2, शुरू से हम जो है एक दवा देते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है, जिसको हमारी यूनानी किताबों में लिखा नज़लाए वबाई, यानी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन। तो हम वो दवाएं देते हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस इन यूनानी मेडिसिन है। उसमें 3 चीजें हैं, एक तो उन्नाब है, सपिस्ता है और बिहदाना है। अगर इन तीनों का काढ़ा बनाकर दिया जाए, तो काढ़ा बनाने के दवा दी जाती है, तो ये बिल्कुल यानी कहना चाहिए ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमारे जो है थ्रोट इन्फेक्शन की स्टेज में ही इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इस स्टेज से ऊपर हो जाए, यानी माइल्ड से मॉडरेट या सीवर की तरफ चले जाए, जबकि ब्लड के अंदर वायरल लोड बढ़ जाता है, इसका जो हम RT-PCR के जरिए से कोविड-19 का वायरल लोड कराते हैं, ऐसी हालत में हमें दवाएं जो है वो ब्लड प्योरीफायर देना चाहिए। क्योंकि यूनानी सिस्टम में क्या है कि एक फॉरेन मटेरियल है जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद में बदन के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा करता है या मर्जी कैफियत डिसीज कंडीशन पैदा करता है। तो वो दवाएं हमारी जो ब्लड प्योरीफायर हैं, जो खून को साफ करने वाली हैं, उस स्टेज में हमें वो दवाएं शुरू करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे शात्रा, चिरायता, सरपुका, गुलेमुंडी, नीम, गिलो, ये ऐसी दवाएं हैं जो ब्लड के अंदर जब वायरस या बैक्टीरिया का लोड बढ़ जाता है तो उसको ये एंटीसेप्टिक के तौर पर या एंटीवायरल के तौर पर ये देते हैं। यही दवाएं जो प्योरीफायर हैं, इनका जब हमने रिसर्च की अपने दूसरे डिजीज में, जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी में, चाहे वो BSE था, तो हमने देखा कि यही हमारी दवाएं एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। क्योंकि जब ये वायरस कोविड-19 वायरस लंग्स के अंदर पहुंचता है तो लंग्स की पेरिकाइमा में पहुंचने के बाद में ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा कर देता है, जिसको निमोनिया कहते हैं, जिसको निमोनिया हर एक आदमी जानता है। तो ये हमारी दवाएं उस निमोनिया का प्रिवेंशन करेंगी, और अगर हो गया है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करके एयरवेज को क्लियर करेंगी और मरीज का सांस में जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है वो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तक पहुंच गया तो हो सकता है अगर इन दवाओं को सही वक्त पे और सही मिकदार में और सही तरह से दिया जाए तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। जी, लेकिन जो अभी जितनी भी रिसर्च, जो भी आंकड़े सामने आए, ये सब बातें जो है आप उसी के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो बात है कि कोरोना और यूनानी मेडिसिन, अभी आपने कुछ मरीजों पर या आप इस पे कुछ ऐसे ही रिसर्च तो नहीं हो पाई होगी ना? जी, उसकी वजह यह है कि एक इतना हैवॉक पैदा हो गया सोसाइटी में कि अगर किसी को, एक तो कोरोना से बचने की आदमी को घर से निकलना, दूसरा अगर हो गया है तो वो डायरेक्ट हुकूमत की तरफ से भी उसमें जो है क्वारंटाइन में पेशेंट पे चलता है, क्वारंटाइन सेंटर में। तो वहां पर अभी हमारी अप्रोच नहीं है वहां तक कि हम जो क्वारंटाइन में पेशेंट पॉजिटिव केसेस हैं वहां पर इन दवाओं को देने के बाद में हम दुनिया को और अपने मुल्क और हुकूमत को ये जाहिर कर सके कि दवाएं हमने कोविड-19 के 100 पेशेंट को दी, 100 पेशेंट का 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में जो है उनके इतने पेशेंट परसेंटेज हमारे सही हो गई। तो हम ये तब कह सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, तो अगर हम ऐसा मौका मिलेगा तो हम जरूर ये जो है दुनिया को और अपने जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी को बता सकेंगे कि यूनानी दवाएं इस कॉन्सेप्ट है कि इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, निमोनिया को कंट्रोल करती है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाकर, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसको यूनानी में हम कहते हैं आज़ाए रईसा, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो अगर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी मजबूत रहते हैं तो वो पूरा जो है फिजियोलॉजी मेंटेन रहती है। अगर वही कमजोर हो जाए तो पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन पैदा हो जाती है। तो हमारा यूनानी में
ब्रेन टॉनिक भी है, कार्डियक टॉनिक भी है, लीवर टॉनिक भी है और नेफ्रोटॉनिक भी है। तो हम ये दवा इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसी कंडीशन में, मिसाल वायरल में, चूंकि वायरल में कोई ड्रग ऑफ चॉइस तो है नहीं, तो हम तो एज ए होलिस्टिक अप्रोच इख्तियार करते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जिस हिसाब से ये कोरोना चुनौती बनकर सारी दुनिया के सामने आया है और कोरोना के इलाज को लेकर या फिर उनकी दवाइयों को लेकर या वैक्सीन को लेकर जो चर्चा हो रही है, इस बीच यूनानी जो आपका डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई होंगी? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो है हमारी जीसीपी गाइडलाइंस हैं रिसर्च के लिए, उसी जीसीपी गाइडलाइंस के एतबार से हमने एक प्रोजेक्ट जमा किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वो अप्रूव भी हो गया है, और हमारे इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी जो है वहां से भी वो क्लियर हो गया है, और वो हो सकता है इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाए। तो जैसे वो शुरू होता है उसके बाद में फिर हम ये रिसर्च का आपको बता सकते हैं कि हमने इतने पेशेंट, हमारा सैंपल साइज ये था, हमने ये दवा दी, इस स्टेटस और कंडीशन के हमारे कोविड-19 पेशेंट थे और उसमें इतने लोगों को आराम हुआ और वायरल कम हो गया और सारे सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स थे वो इम्प्रूव हो गए। जी, जो आप ये इलाज के तरीके बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मौजूदा वक्त में इलाज ही, कोरोना का इलाज ही चुनौती बना हुआ है, चाहे वो टेक्निक के लिहाज से हो या फिर थोड़ा खर्चे के लिहाज से हो। तो जो तमाम आप इलाज के तरीके बता रहे हैं, अभी जो खर्चे को लेकर जो चुनौती बनी हुई है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसके लिहाज से ये जो आप बातें बता रही हैं, ये कहाँ ठहरती है? अच्छा, मैं आपसे बता दूं कि अगर हमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 100-200 पेशेंट हमें दे, हम बता सकते हैं ये बहुत ही कम कीमत में इलाज हो सकता है। इसलिए कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा भी मजीदिया हॉस्पिटल है, हमारा खुद यूनानी हॉस्पिटल पूरा वो कोविड सेंटर बना दिया गया जो मॉडर्न केस है, उसमें मिनिमम 10,000 रुपीज पर डे का चार्जेस हैं, 10,000, और हमें उम्मीद है हम 10,000 पर डे नहीं बल्कि 10,000 में 15 दिन का इलाज कर सकते हैं। जी, अच्छा, आपको ये उम्मीद है? सस्ता है और ये पेशेंट फ्रेंडली है, तो इसमें टॉक्सिसिटी नहीं है। जी, मैं इसी एतबार से आपको बता दूं, यूनानी में या आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा खजाना है इंसानों के लिए। इस वक्त जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो सिरोसिस ऑफ लीवर का कर रहा हूँ मेनली। ये सिरोसिस ऑफ लीवर कॉम्प्लिकेशन होती है बहुत सारी बीमारियों की, जैसे जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट्स, इनके अंदर सिरोसिस या लीवर फेलियर डेवलप हो जाता है। इसी तरह से वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो सकता है। इसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, उनकी वजह से हो सकता है। ऐसी कुछ दवाएं हैं, उन दवाओं की अगर चलती रहे तो उसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। तो वो लीवर डैमेज जब हो जाता है और वो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन पहुंच जाता है, तो कल भी मैं गूगल पे पढ़ा था और हमारी मेडिसिन में है कि अगर किसी को डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए तो उसका जो लाइफ स्पैन, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो 3 to 6 months है। मरीज हमारे पास आते हैं कि साहब हमें फला हॉस्पिटल में जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हमारे हैं, बताया कि साहब आप 6 महीने से पहले आप लीवर ट्रांसप्लांट करा लें और इसके अलावा आपका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, दवा दे के देख लिया आपकी दवा नहीं होगा। अब वो बेचारा मरीज परेशान होता है, उनसे पूछता है कितना खर्च होगा, मिनिमम 20-25 लाख रुपए से तो शुरुआत होती है। फिर वो डिपेंड करता है ये खर्चा फैसिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल के जैसा है, वहाँ 40 और 50 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। फिर मसला आता डोनर का, लीवर डोनर इजी नहीं है। फिर मसला आता मेजर सर्जरी का, आदमी के लीवर फेलियर, एज फैक्टर है और दूसरी कोमोर्बिडिटी है, उस वजह से लीवर ट्रांसप्लांट। चौथा मसला आता है कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट कर दे तो बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो मेंटेनेंस है, जिसमें इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं देते हैं, वो बहुत महंगी होती है, तो पेशेंट मायूस हो जाता है। हमने जब ऐसे पेशेंट का इलाज करना शुरू कर दिया, तो चाहे आप नेक्स्ट टाइम रखना इस बात को, मैं आपको दिखाऊंगा पेशेंट की वीडियो, जो पेशेंट मेरे पास आए और जो वो महीने भर में ठीक हुए और रिकवरी होनी शुरू हो गई। आज ऐसे ऐसे पेशेंट जिनका 10-10 दफे एसाइटिस टैपिंग हो गया था और लोगों ने बता दिया कि साहब बस हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आपका एसाइटिस इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी ब्रीथिंग को, तो हम उसको एस्पिरेट करके निकाल देंगे, अदरवाइज तो देयर इज नो ट्रीटमेंट। लेकिन हम यूनानी ट्रीटमेंट दे रहे हैं
हमारे पास कई सौ पेशेंट का रिकॉर्ड भी है, और आप जी देखेंगे कि वो इतनी दुआएं देते पेशेंट, हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो है अपना अकाउंट नंबर भेज दें, हम आपकी फीस दे देंगे। हम कहते हैं हमें फीस की जरूरत नहीं है, हम तमाम इंसानों का फ्री में भला करना चाहते हैं। पैसा जी आदमी कहाँ ले जाएगा? आज जी 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 पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, दिल्ली, आज बहुत पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। जी। आ, यूनानी पद्धति के बारे में थोड़ा और आप रोशनी डालें डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके अलावा, कोविड के अलावा या आप लीवर के अलावा, यूनानी पद्धति और किस तरीके से इलाज में काम आ सकती है, थोड़ा इस पे रोशनी डालें। जी हाँ, देखिए ये यूनानी पद्धति है या आयुर्वेदिक है, ये बहुत पुरानी है, कई जी हजार साल पुरानी है। ये जी यूनानी पद्धति ग्रीक से शुरू हुई है और मिडिल ईस्ट से होती हुई अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए हमारे मुल्क इंडिया में पहुंची। तो ये हर जगह जैसे जैसे इसका सफर और जर्नी रही, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट थे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहा और एडिशन होते रहे अच्छी चीजों की तरफ। तो जब ये एडिशन होते रहे तो उसके बाद में इस वक्त चूंकि हमारे यहाँ इंडिया में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, लोगों को देसी दवाओं से कराने का एक मिजाज था, माहौल था, उससे लोग करा रहे। तो जब ये यूनानी पद्धति आई जिसमें तीनों किस्म की मेडिसिन होती हैं, बॉटनिकल भी होती हैं, मेडिसिनल भी होती हैं, एनिमल ओरिजिन भी होती हैं, इन दवाओं के जरिए से जब इलाज किया तो लोगों को फायदा होना शुरू हुआ। जब फायदा शुरू हुआ तो पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हुई, डिमांड पैदा हुई, और उस डिमांड की वजह से आज तकरीबन 50 कॉलेजेस हैं एकेडमिक एतबार से यूनानी के, जहां पर ग्रेजुएशन तक की तालीम दी जाती है। तकरीबन 15-16 कॉलेज ऐसे हैं जहां पीजी तक यूनानी की एजुकेशन दी जाती है और वहां पर रिसर्च वर्क होता है। हम जी यूनानी में यूनानी में जो तरीके इलाज है, बुनियादी तरीके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन यूनानी मेडिसिन है, उसमें सबसे पहले इलाज बिल ग़िज़ा, यानी हम ग़िज़ा से इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा डायबिटिक है तो अब उसमें जो है वो सारी शुगर मेडिसिन, शुगर जो वाली डाइट होती है उसका परहेज कराते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, उसमें सारी चिकनी चीजों का इलाज कराते हैं। कोई मरीज कॉन्स्टिपेशन का होता है तो उसमें हम हाई फाइब्रस डाइट देते हैं, है ना, जिसमें रफ डाइट होता है। इसी तरह से ओबेसिटी होती है तो हम डाइट को कम कर देते हैं, उसको तकलील ग़िज़ा कहते हैं। कहीं तरके ग़िज़ा कर देते हैं, भाई हम बिल्कुल नहीं देना, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं। तो बगैर दवा के ग़िज़ाओं के जरिए से बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसके बाद में स्टेज होता है कि इन दवाओं के साथ, इन ग़िज़ाओं के परहेज के साथ साथ अगर कंट्रोल नहीं आते तो फिर हम दवाएं शुरू करते हैं। उस दवाओं का भी एक वो तरीका है कि हमें किस मिकदार में दी जाए। इसमें एक्चुअली यूनानी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हुआ है मिजाज, जो मरीज के मिजाज के एतबार से दवाएं दी जाती हैं। आप मरीज, ये किसी दूसरी सिस्टम में नहीं है, खासतौर से मेडिसिन में तो नहीं है, सबको एक ही तरह की दवाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ मिजाज, जो गर्म मिजाज के हैं उनको ठंडी दवाएं दी जाती हैं, जो ठंडे मिजाज के हैं उनको गर्म दवाएं देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बता दूं, हम क्लास में पढ़ाते हैं कि जैसे चाय का प्याला है आपके पास, सुबह को आपको ड्यूटी जाना है, चाय गर्म है तो हम कहते हैं साहब लाओ इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डाल दें ताकि जल्दी से पी के हम क्लास में या ड्यूटी पे चले जाएं। अगर चाय ठंडी होती है हम कहते हैं जरा सा गर्म दूध डाल दें ताकि वो हमारे मिजाज के टेम्परामेंट के बराबर हो जाए और उसका फायदा हासिल हो। बिल्कुल इसी तरह से बॉडी का भी है कि हम मिजाज का ख्याल रखते हैं। दूसरे जो मर्ज पैदा हुआ उस मर्ज का मिजाज क्या है। तीसरी चीज क्या है, इसमें अखलात या बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, उसको ह्यूमर्स कहते हैं। उसमें चार है, खून है, सफरा है और सोदा है और बलगम है। तो उस एतबार से कि जब बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो खून की खराबी की वजह से होती है तो हम खून को सही करने वाली दवाएं देते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है बलगम, जैसे निमोनिया, खांसी, ये सब चीजें हो जाती हैं तो उसको बलगम को कम करने वाली दवाएं देते हैं। कुछ में सफरा ज्यादा होता है जिसको बाइल कहते हैं, जैसे जॉन्डिस होता है तो उसमें बाइल को कम करने देते हैं। बहुत सारी, चौथा जो है सोदा होता है, उस सोदा की वजह से जिसमें बिल्कुल कहते हैं कि कमजोर हो जाता है मरीज, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, कैचेक्सिया कहते हैं, ऐसी उसमें जो है उसका सोदा का मुंजिद और मुसिल देते हैं। तो ये जो तरीका इलाज है यूनानी का वो एक स्पेसिफिक है और टारगेटेड है। और जब हम उस एतबार से जो एकेडमिक लोग हैं
जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो जब हम उस बुनियादी कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसका इलाज करते हैं तो फिर मरीज को फायदा होता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया सिरोसिस लिवर, ऐसी हेपेटाइटिस बताया कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का अभी मॉडर्न में हमारा कोई ऐसा पक्का ट्रीटमेंट नहीं कि कोई ये कह सके कि इतने दिन देखे ये निगेटिव हो जाएगा, बल्कि उसमें कहते हैं जब तक नहीं खाना तब तक देना। लेकिन हमने देखा कि वो कम पैसों में, कम वक्त में, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, यूनानी दवाओं से बहुत अच्छा इफेक्ट है। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम ऐसी बातें, यूनानी पद्धति से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।